कि मेरी इंग्लिश की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मैं एक मतलब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के मेरी इंग्लिश इतनी गंदी थी सौरभ भाई कि किसी ने बताया कि इंग्लिश मूवीज़ देखिए उससे आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी, ठीक है। तो मेरी पहली मूवी जो मैंने इंग्लिश मूवी देखी थी वो ट्रांसफॉर्मर करके मूवी थी, और मेरे को ट्रांसफॉर्मर का मतलब नहीं पता था कि यार इस मूवी का मतलब क्या है, और पूरी मूवी देखने की कोशिश करी, कुछ समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो वहाँ से लेके सीजीएल के मेंस में 186 मार्क्स तक की जर्नी। गीता में लिखा गया ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन है, तो भाई कर्म ही कर सकते हैं आप यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स की लाइन में। एक लाइन पढ़ी थी शायद वॉरेन बफे की है या बिल गेट्स की, कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। मैं सौरभ यादव एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहा हूँ आपके लोगों के साथ। हम एक इंटरव्यू सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं और आज सबसे पहले आपको मिलवाते हैं संदीप तंवर जी से, जो है एक्साइज इंस्पेक्टर। तो सबसे पहले सर आपका कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सौरभ भाई, और आपका स्वागत है मेंटर 365 चैनल पे। तो आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटर 365 की ऑडियंस को मेरा प्रणाम। मैं संदीप तंवर, मैं एसएससी सीजीएल 2018 के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हुआ हूँ। और तो सर मैं पूछना चाहूँगा आप कितने भाई बहन हैं घर पे? सौरभ भाई हम 2 भाई बहन हैं, मेरी एक छोटी सिस्टर है जो अभी काफ़ी छोटी है, मतलब मेरे से। अभी वो स्टडी कर रही है? हाँ, अभी से स्टडिंग स्कूल। और फैमिली बैकग्राउंड, फादर क्या करते हैं आपके? सौरभ भाई फादर मेरे एक शॉपकीपर हैं, हमारी महेंद्रगढ़ में एक छोटा सा स्टूडियो है जिस पर पापा फोटोग्राफी का काम करते हैं। मम्मी मेरी हाउस वाइफ है। तो सर आपकी स्कूलिंग के बारे में बात करें तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? तो मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मेरी स्कूलिंग महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, जिससे मैंने अपनी 10th और 12th दोनों वहीं से पास करी है। एंड देन उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह? हाँ जी सौरभ भाई, मेरी जो 12th हुई थी वो साइंस बैकग्राउंड से करी मैंने। उसके बाद मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे थे तो घर वालों ने मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेज दिया कि आप डीयू से फिजिक्स ऑनर से बीएससी कीजिए। फिजिक्स मेरी चॉइस थी, उन्होंने दिल्ली भेजने का स्टेप लिया। ऑल्दो वी बिलोंग टू ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली, पर उनका यही स्टेप था जिसके कारण मैं आगे यहाँ तक पहुँच पाया। देन आपने कब सोचा कि भाई अब मेरी सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक टफ एग्जाम माना जाता है, इतने लाख स्टूडेंट, और कहीं ना कहीं कुछ को लगता है कि अगर बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या ये स्टेप लें, जर्नी लंबी रहेगी, कितना क्या टाइम लगेगा। तो आपने कब सोचा कि मुझे सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए? सौरभ भाई देखिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू से था, क्योंकि घर में हमारी पूरी फैमिली में आज तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो इट वाज इन आवर फादर्स माइंड कि यार हमारे बच्चे कम से कम गवर्नमेंट जॉब में हों। तो दिमाग में था, ये क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना चाहिए, किस सेक्शन को टारगेट करें, डिफेंस में जाएं, सिविल जॉब करें, 12th के बाद लग जाएं। तो था कि 12th के बाद नेवी एयरफोर्स में ट्राई किया जाए, पर जैसे ही दिल्ली गए तो दिल्ली के माहौल में ढल गए और अपनी बीएससी पे हमने पूरा ध्यान दिया। उसके बाद बीएससी करते ही अब 2 रास्ते थे कि एमएससी की तरफ जाया जाए या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी जाए। तो यही समझ में आया कि सबसे इजी यही रहेगा कि आपको जब गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है तो आप सीधा उसी सेक्शन में जाइए, उसी फील्ड में जंप करिए। आप एमएससी की तरफ जाके फिर गवर्नमेंट जॉब की सोचेंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा। देन उसके बाद डायरेक्ट फिर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी? बीएससी करते ही फाइनल ईयर में आई मेड अप माई माइंड कि अब ठीक है, फाइनली हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब में समझ में आया कि यार यूपीएससी और एसएससी 2 बड़ी फील्ड हैं जिसमें मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जा चुके हैं, ठीक है, या जाते हैं जनरली। तो यूपीएससी लगा कि यार इट्स टाइम टेकिंग, और इसका अभी कुछ ऐसा बैकग्राउंड भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि ना ही मैंने ऑप्शनल तैयार करा था, ना ही मेरे दिमाग में पहले कुछ था कि यूपीएससी के रिगार्डिंग ये करना चाहिए। तो एसएससी का प्रीवियस ईयर पैटर्न देखे, एसएससी को एग्जाम को समझा, इसकी जॉब प्रोफाइल को देखा, तो फाइनली आई कंक्लूडेड कि ठीक है यार सीजीएल ही करेंगे, एसएससी की तैयारी ही करते हैं। तो 2016 के एंड तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, एंड आफ्टर दैट मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी एसएससी सीजीएल की। तो सर आपने सारी जो कोचिंग है वहीं दिल्ली रह के अपनी तैयारी करी? हाँ सौरभ भाई, मेरी कोचिंग सारी दिल्ली मुखर्जी नगर से ही मैंने करी। उस समय केडी कैंपस ठीक ठाक पीक पर था, मेरी सारी क्लासेस उस समय केडी कैंपस से हुई थी। आफ्टर दैट मैंने एक क्लास राकेश यादव सर से भी ली थी मेंस के लिए। तो वो भी मेरी जर्नी का एक अहम हिस्सा है। हाँ, बीच में मैंने एक गुरुकुल श्योर 60 करके इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी अपना मेंस की तैयारी को बढ़ावा दिया था। हाँ जी सर, मेंस के लिए वहाँ पे आप 3-4 महीने रह के आए थे? हाँ जी, गुरुकुल श्योर 60 में मैंने अपने मेंस का पूरा टेन्योर वहीं पर निकाला था। तो सर स्टार्टिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग जो आपकी रही थी, पहली जॉब अगर आपकी बात करें तो क्या कुछ रहा था? तो भाई इस मामले में बड़ा लकी रहा कि मेरी पहली जॉब मेरी ग्रेजुएशन करने के कुछ दिन बाद ही पहली जॉब आई मेरी इंडियन नेवी की,
ठीक है। तो ये डिफेंस की जॉब होती है, 12th बेस पर ये फॉर्म निकलते हैं, इंडियन नेवी एसएसआर, जो लोग शायद जानते हैं एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट बोलते हैं इसको। और ये भी एक अच्छा एंट्री लेवल होता है कि आपको स्टार्टिंग सैलरी अच्छी मिलती है, डिफेंस में आप 15 साल सर्विस करके आइए, फिर आपको पेंशन की फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज सब मिलता है। तो इट वॉज ए गुड ऑप्शन फॉर मी एज ए कैरियर अगर आप कंसिडर करोगे। बट कहीं ना कहीं था कि दिमाग में यार नहीं यार कुछ बड़ा, मतलब अच्छी पोस्ट पे, मतलब ठीक है वो एक सिपाही लेवल पे एंट्री थी, तो ये था कि कुछ ऑफिसर लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। और आप में पोटेंशियल भी मतलब कहीं ना कहीं फील होता था कि यार कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है खुद कि को कहीं ना कहीं लगता है कि यार हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऑफिसर लेवल एंट्री चाहिए एटलीस्ट। हाँ देखो ये खुद की कॉल होती है सौरभ भाई, इसमें आप ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के कहने से कोई चीज़ कर लोगे, ठीक है। इवन मेरे घर वाले चाहते थे कि यार अपने घर की, पूरे परिवार की पहली गवर्नमेंट जॉब है तो यू शुड ज्वाइन इट, ठीक है। उन लोगों ने काफ़ी समझाया और वो भी गलत नहीं थे, ठीक है। मान ले हम भाई जनरल कैटेगरी में आपको पता है कितना कंपटीशन है, ठीक है। तो वो ये चीज़ समझते थे कि यार बड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट जॉब लगना, तो आपको मिल रही है आप उसकी कदर कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए। तो ऐसा था कि कदर में ऐसी बात नहीं है कि यार कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती सौरभ भाई, बट ये था कि जब आप कुछ बड़ा कर सकते हैं तो कुछ छोटे को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। हाँ कुछ सेक्रीफाइस, बिल्कुल सौरभ भाई, ठीक है। मैंने एक ही चीज़ समझी अपने एक्सपीरियंस से कि जो जीवन में ना कुछ लोग बहुत बड़ा इसलिए नहीं कर पाते हैं कि मतलब वो बड़ा सोचते हैं और वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग बड़ा इसलिए नहीं कर पाते, वो बहुत छोटा सोचते हैं और उनको मिल जाता है, ठीक है। तो वहीं पर अटक कर रह जाते हैं, ठीक है। तो यही था कि गवर्नमेंट जॉब सोचा और एक छोटी गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो आप वहाँ पर फंस भी सकते थे, तो इसलिए सोच को तो बड़ा रखना था, ठीक है। तो आपको कहीं ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वन एट द कॉस्ट ऑफ अदर है कि अगर आपने स्टार्टिंग में सेक्रीफाइस किया तो अगर आपने मेहनत करी तो 100% है। आपके सामने एग्जांपल है संदीप तंवर जी, जिन्होंने स्टार्टिंग आप समझ सकते हैं कि स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग होने के बाद इन्होंने डीयू में जाके अपनी मेहनत करी, पहली जॉब नेवी की छोड़ी, घर की पहली सरकारी जॉब, आप समझ सकते हैं जिस घर के बैकग्राउंड। या सॉरी भाई, दैट वाज रियली वेरी टफ डिसीजन, ठीक है। मेरी पूरी फैमिली, मेरे रिलेटिव सब यही सोच रहे थे कि ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। बट ठीक है, आई वेंट अगेंस्ट द ऑड्स। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो लाइफ में आगे चल के पता चलता है कि हमें सही थे या गलत थे, क्योंकि हम अपनी तरफ से सही कॉल करते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये था कि बिल्कुल सही डिसीजन है, बट आई वाज श्योर कि वो मैंने एक लाइन पढ़ी थी, शायद वॉरेन बफे की है या बिल गेट्स की, कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। तो डिसीजन लिया, एफर्ट डाले, चीजें होती चली गई। हाँ बीच में जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी, उसका भी हम जिक्र करेंगे अभी धीरे धीरे। नेवी की जॉब छोड़ने से सीजीएल में इंस्पेक्टर बनने तक का सफर भी 3 साल का था। हाँ तो वो भी बड़ा स्ट्रगलिंग फेज रहा है, इतना इजी नहीं रहता। जब हम बैठे हैं, जब सब कुछ हो चुका है, तब लगता है कि हाँ ठीक है सब कुछ शॉर्टेड था, बट इतना शॉर्टेड नहीं रहता, क्योंकि हमें आपने बताया था कि ग्रुप डी की भी आपको जॉब ज्वाइन करनी पड़ी उसके बाद। अगर आप हाँ सर भाई सही बात है। देखिए मैंने क्या था कि जब नेवी की जॉब छोड़ी 2017 में, मेरी ज्वाइनिंग थी नेवी 19 अगस्त 2017, आई हैव टू ज्वाइन एट चिल्का। और वो जब मैंने छोड़ी तो अब मेरे ऊपर एक प्रेशर तो अपने आप आ गया था कि अब आपको जल्दी थोड़े समय में कुछ करके दिखाना है, ठीक है। वरना लोग बोलने वाले जो बोल रहे थे वो सही साबित हो जाएंगे कि यार इसको तो तुक्के में मिली थी एंड इसने कदर नहीं करी उस चीज़ की, ठीक है। तो ये तुक्के वाली बात भी आपको पता है कि लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो बहुत एक अननेसेसरी प्रेशर हल्का क्रिएट हो गया था मेरे दिमाग में। प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर बन जाता है। तो अब शुरुआत हुई, आपने नेवी की जॉब छोड़ी, आपने सीजीएल 17 दिया, अपना पहला एग्जाम सीजीएल 17 दिया, आपका प्रीलिम्स हुआ, ठीक है। प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर नहीं था, मेरा 145 रो स्कोर था और उस समय 17 में नॉर्मलाइजेशन नहीं आया था, ठीक है। ऑल्दो मेरा एग्जाम हार्ड शिफ्ट में था, बट स्टिल ठीक है। फिर मेरे को लगा कि हम मेंस के लिए बढ़िया मेहनत करते हैं, तो थोड़ी बहुत कमी प्रीलिम्स में रही है उसको मेंस में पूरा करेंगे। तो मेंस के लिए भाई तैयारी शुरू हुई और हुआ ऐसा कि 17 वाले का मेंस सरकता चला गया था। हाँ, तो आपको पता होगा कि लगभग 1.5 साल वो मेंस 1.5 साल बाद हुआ है। और उस 1.5 साल में आपके ऊपर जो प्रेशर जो आपने झेला है ना, वो 17 सीजल वाले बच्चे ही जानते हैं कि वो 1.5 साल कैसे कटा है, ठीक है। और जो 2017 में जिन बच्चों ने एसएससी की तैयारी स्टार्ट की, वो सच में उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया। 1 से 1.5 साल के बाद उनका मेंस हो रहा है, 18 वाला सीजीएल 19 में जाके हो रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बार बार वही बच्चे जो 17 में पेपर दे रहे हैं वही 18 में पेपर दे रहे हैं, सेम बच्चे सिलेक्ट होकर जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो और उनका सोचो आप, 18 वाले सीजीएल जो इन्होंने 17 में तैयारी की थी, आज 2022 के अंदर हम बैठे हुए हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, 5 साल के बाद रिजल्ट आना, ज्वाइनिंग आनी अपने हाथ में, कहीं ना कहीं। अभी आपकी ज्वाइनिंग को हुए कितने दिन हो चुके हैं? मेरी ज्वाइनिंग 17 दिसंबर 2021 को हुई है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग 5 महीने मेरी ज्वाइनिंग को हुए हैं। 5 महीने आपकी ज्वाइनिंग, ठीक है।
हाँ, तो 17 के सीजल के मेंस का जैसे मैंने बताया कि वो जो 1.5 साल मेंस के लिए मिला, एक एग्जाम जो कि 2 महीने में कंडक्ट हो जाना चाहिए प्रीलिम्स के बाद, उसके लिए आपको 1.5 साल दिया जा रहा है। तो आप समझिए आप क्या करेंगे, ठीक है। 1.5 साल एक ही चीज़ पढ़ेंगे आप, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। यू विल गेट बोर, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, आपको डेट्स मिल रही है मेंस के लिए और फिर वो पोस्टपोन होती जा रही है, ठीक है। आपको लग रहा है अब मेंस होगा, फिर पोस्टपोन हो रहा है। घर वालों को समझाना कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम उनको बता ही नहीं सकते कब होगा, ठीक है, कब उसका फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्ट करें, तो उनको समझाना भी एक टास्क था, ठीक। हाँ, तो अब उस 1.5 साल के पीरियड में मैंने घर पर भी पढ़ाई करी, मैंने दिल्ली मुखर्जी नगर भी कुछ समय तैयारी करी, और जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया तो मेरे को लगा कि एक ऐसा माहौल चाहिए कि जहाँ पर हमारे जैसे बच्चे तैयारी कर रहे हों। तो गुरुकुल श्योर 60 का नया कॉन्सेप्ट आया था, हमारे गौरव सर हुआ करते थे जो मुझे केडी कैंपस में पॉलिटी पढ़ाते थे। तो उनका मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा था जो उन्होंने अपने फेसबुक पर डाला था कि मेंस के लिए हम स्पेशल बैच चला रहे हैं और इधर आप अगर तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे को लगा कि इट विल बी ए गुड डिसीजन कि आप वैसे ही बच्चों में रहो और उस ताकि सेम मेंटेलिटी के लोगों के साथ आप बैठे हो तो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा माइंड रिलैक्स फील कर पाओगे। बिल्कुल सही। तो मैं उस समय फिर मेंस के लिए गौरव सर के पास गया, गुरुकुल श्योर 60 मैंने ज्वाइन किया और 2-3 महीने मैंने वहीं बच्चों के साथ मेंस का जो हमारे 30-40 बच्चों का बैच था हम लोगों ने मिलकर तैयारी करी और फिर हमारा फरवरी में मेंस हुआ। मेंस वेंट वेल, ठीक है। आपको पता है सबसे हार्डेस्ट मेंस था अभी तक का एसएससी का, 2017 का। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव हुआ और फाइनल रिजल्ट आते आते काफ़ी समय लगा और हुआ ऐसा कि मेरे नंबर थे 533, ठीक है। हाँ, और 524 पे टीए मिला था, ठीक है। बट हुआ ऐसा कि मेरा सीपीटी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। और मेरे को जो टीए के बाद दूसरी पोस्ट थी ऑडिटर वो 534 पर मिलनी थी। तो वहां भी मैं मिस कर गया, ठीक है। मतलब एक नंबर से जो आपको पोस्ट मिली थी वो आपको मिस कर गए और जो सीबीटी आप क्लियर नहीं कर पाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें टाइपिंग वगैरह होती है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि सीपीटी बहुत सी पोस्टों के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। आप 4600 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे काफी पोस्टों के लिए सीपीटी मैंडेटरी है। तो वो क्लियर ना होने की वजह से फिर आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिली उसके अंदर। हाँ, उस समय फिर सीजल 17 में हम रह गए थे और वेरी डिप्रेसिंग। मतलब आप समझ सकते हो कि एक 1.5 साल का फेज देखने के बाद जिसमें 1.5 साल तक आपने मेंस की ही तैयारी करी और फिर आप कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर से मिस कर जाते हो। और जो बच्चा कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट होता है उसको फील होता है कि यार मैं 1-2 नंबर से रहा नहीं, मुझे कहीं ना कहीं 10-15 नंबर से इस एग्जाम को क्रैक करना था और एक अच्छी पोस्ट लेनी थी और मैं 1 नंबर से रह रहा हूँ। मतलब कुछ ना कुछ उसको अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है, डिप्रेसिंग सा फेज आता है। देन उसके बाद आपने क्या किया? ठीक है, मीनवाइल मैंने और भी बहुत एग्जाम दिए थे सौरभ भाई, ठीक है। बैक टू बैक फेलियर चल रहा था। आईबी का दिया मैंने, आईबी ACIO, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, 2017 हाँ जी, 2017 में निकला था उसका एग्जाम। उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर, मेंस क्लियर, इंटरव्यू में दे के आया था दिल्ली। आफ्टर दैट फाइनलिस्ट आई एंड अगेन वही फेलियर, ठीक है। हाँ, इंटरव्यू आउट। ऐसे ही आपने CDS, FCAT, मेरे हर एग्जाम्स क्लियर हो रहे थे बैक टू बैक। बट फाइनल लिस्ट में कहीं ना कहीं किस्मत का फैक्टर बोल लीजिए या कुछ ही बोल लीजिए, कमी रह रही थी, ठीक है। तो मेरे को लगा कि हाँ और मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो हुआ ऐसा कि फिर मैंने सारे एग्जाम्स भरने स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि SSC की लाइन में जो भी आता है वो हर तरह के एग्जाम भरता है। क्योंकि ये मैंडेटरी है, क्योंकि आपकी एक प्रोसेस 3 साल चलने वाली है। एक सीजल अगर 18 की बात करें तो 18 से निकल के आप 21 एंड यानी कि 22 में ज्वाइनिंग आपको दे रहे हैं, तो 4 साल का फेज ऐसे ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आपको एक बैकअप के लिए दूसरे एग्जाम्स भी देने होते हैं। तो मैंने हरियाणा के भी उस समय एग्जाम्स निकले थे, आपको याद होगा 2019 के अंदर हरियाणा काफी सारी वैकेंसी। हाँ, हरियाणा SI, हरियाणा कांस्टेबल और ग्रुप D 3 बड़े एग्जाम निकले थे। तो हरियाणा SI में मैं अंडर एज था, कुछ दिन से अंडर एज था तो मैं उसको फिल नहीं कर पाया था। हरियाणा कांस्टेबल, हरियाणा IRB और ग्रुप D, ये तीनों फॉर्म मैंने भर दिए थे। ये भी मैंने नहीं, दोस्त ने भर दिए थे जो हरियाणा की तैयारी करते हैं कि भाई भर दे, पेपर दे आइयो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपना सीजल करता है और उनके पेपर दे आइयो। हाँ, तो मैं तीनों ही एग्जाम दे के आया क्योंकि ग्रुप D का पहला एग्जाम था, उसके बाद कांस्टेबल और फिर IRB, इस तरह से सीक्वेंस चली थी। तो वो ठीक है, ट्रायल हो जाएगा, आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा किस तरह से हरियाणा के एग्जाम आते हैं, क्योंकि ये फील्ड बिल्कुल नई फील्ड थी। मैंने सेंटर की तैयारी करी थी, स्टेट की तैयारी नहीं करी थी। 5-10 दिन हरियाणा जी के पढ़ के गए थे। तो पहला ग्रुप D का एग्जाम दिया, आफ्टर दैट कांस्टेबल का एग्जाम दिया, फिर IRB का एग्जाम दिया एंड द रिजल्ट केम और तीनों में मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। हाँ, अब दुविधा ये थी कि ज्वाइन क्या करें, ठीक है। तो पहली ज्वाइनिंग आई थी ग्रुप D की, उसके बाद ज्वाइनिंग आई थी कांस्टेबल और फिर IRB, ठीक है। तो मैंने जनवरी शायद 28 जनवरी, हाँ 28 जनवरी 2019 को ग्रुप D की ज्वाइनिंग लेने में मतलब ले ली थी। मेरे को पोस्टिंग लकीली महेंद्रगढ़ में ही मिली, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। और ये मेरा बोल सकते हो कि लक फैक्टर बड़ा बढ़िया काम करा कि घर के बिल्कुल 1.5 किलोमीटर दूर आपको पोस्टिंग मिल रही है और डिपार्टमेंट भी बड़ा स्मूथ डिपार्टमेंट है, ठीक है। ऐसा ज्यादा वर्कलोड नहीं है, अपना टाइम से जाओ, टाइम से आओ। हाँ, थोड़ा बहुत जो काम होता है वो वहाँ पर इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो
मेरे को अच्छा लगा कि ठीक है यार, कांस्टेबल की फिर ज्वाइनिंग आई उसके कुछ दिन बाद, और अब डिसीजन ये लेना था कि इधर आई शुड स्टे इन ग्रुप डी और मैं स्विच कर लूँ कांस्टेबल पे, ठीक है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि भाई एक पुलिस में थोड़ा इज्जत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू ग्रुप डी, अपनी सोसाइटी की पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो। बट अब समस्या ये थी सौरभ भाई कि आपको अपना लॉन्ग टर्म विजन जब देखना होता है ना, तो आपको यहाँ भी सेक्रीफाइसेस करने होते हैं कि आपको नाम के पीछे जाना है या आपका जो आगे का पर्पस पूरा करे उसके पीछे चले। तो मेरे को ये समझ में आ गया था ग्रुप डी वाली जॉब करते हुए कि भाई यहाँ पे आप टाइम आपको मिल जाएगा, सिविल जॉब है, 9 to 5 है, घर से 1.5 किलोमीटर दूर है, सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिलती है। पुलिस की जॉब थोड़ी हेक्टिक होती है, आपको पता है, देयर इज नो शेड्यूल इन पुलिस लाइन, ठीक है। तो भाई पुलिस लाइन वाले बड़े मेहनत करते हैं, ठीक है, उनकी इज्जत किया करो, क्योंकि दिन रात वो आपके लिए ड्यूटी करते हैं, ठीक है। तो फिर आपने हरियाणा पुलिस की जॉब ज्वाइन नहीं करी कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्रुप डी में आपको लग रहा था कि टाइम मिल सकता है आगे पढ़ने का, देन उसके बाद आपने क्या स्टेप लिया? अब सौरभ भाई यही था कि अंडरग्राउंड होने का टाइम था, ठीक है। आप ग्रुप डी में आप कहाँ एम रख रहे थे, सीजीएल, कहाँ आपने नेवी की नौकरी छोड़ी, तो अब था चुपचाप काम करने का टाइम, क्योंकि आप लोगों को क्या बताएंगे कि आपने नेवी की नौकरी छोड़ के आप ग्रुप डी में वर्किंग है, ठीक है। समवेयर इट वाज मतलब एम्ब्रेसिंग फॉर अस और भाई पीपल, ठीक है, कि आप गलत एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि यार आपने एक डिसीजन लिया, अब लोगों को बोलने जब आपको पता है कि आपके अंदर कैलिबर है, खुद को पता होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि भाई मेरे एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे, लेकिन आप ये चीजें लोगों को नहीं बता सकते हैं कि यार मेरा ये एग्जाम क्लियर है, ठीक है। इसमें हमारी कहीं गलती नहीं थी, सीजीएल डिले हो रहा था हमारी, इसमें हम क्या कर सकते थे? सीजीएल डिले हो रहा है, उसके रिजल्ट्स डिले हो रहे हैं, तो उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हाँ, हुआ ये था कि सीजीएल 17 का जब रिजल्ट आया था, उस समय तक मेरा सीजीएल 18 का मेंस हो चुका था। सीजीएल 18 के मेंस तक मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, प्रीलिम्स में मेरे 180 प्लस थे, ठीक है, मेंस में भी बढ़िया गया था। तो अब एक नई होप आ गई थी कि हेयर आई विल डू समथिंग, आई विल गेट समथिंग, ठीक है। अब उसका डिस्क्रिप्टिव दिसंबर 2020 में होना था, ठीक है, दिसंबर 2020, 19 में मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, ठीक है, जॉब। इसका डिस्क्रिप्टिव में भी काफ़ी लंबा समय लगा था सौरभ भाई। हाँ, तो इसका डिस्क्रिप्टिव अब मेरे पास 19 का रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि शायद रिजल्ट 15 नवंबर 2020 को आया था सीजीएल 2017 का, और मेरा नहीं हुआ था, तो मेरे पास करीब 1.5 महीना था, दिसंबर एंड में डिस्क्रिप्टिव होना था सीजीएल 20 का। तो अब यही था कि यार डिस्क्रिप्टिव पे फोकस करो, यहाँ पर जितना अच्छा ले सकते हो उतना अच्छा लो, ताकि आपको एक अच्छी पोस्ट मिल सके। तो 1.5 महीना मैंने बढ़िया ऑफिस में रहते हुए काम के साथ साथ तैयारी करी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की। हाँ, और डिस्क्रिप्टिव दिया, आफ्टर दैट रिजल्ट आया एंड द स्कोर वाज डिसेंट, मेरे 582 मार्क्स थे टिल डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, आउट ऑफ 700। तो एक डिसेंट स्कोर था। काफ़ी एनालिसिस देखने के बाद समझ में आया कि यार ठीक है, 4600 ग्रेड पे आपको इजीली मिल जाएंगे। तो बढ़िया चल रहा था, मेरी जॉब वहाँ पर कंटिन्यू चल रही थी पैरेलली, और फाइनली आपके सामने रिजल्ट आया था सीजीएल। रिजल्ट भी बड़ा लंबा था यार, पता है, बहुत लंबी जर्नी थी कि भाई एग्जाम दे चुके हैं, टायर 3 हो चुका है, रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर बनता है, अप एंड डाउन आपको देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आपने कहीं ना कहीं अगर मेहनत कर रखी है तो आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे, चाहे वो कितना भी लेट डिले क्यों ना हो जाए, है ना। तो अपनी मेहनत के ऊपर काम करना है, रिजल्ट्स के लेके नहीं बैठे रहना है कि भाई कुछ बच्चे होते हैं, अब जैसे हरियाणा पुलिस वाले बच्चों को देख लो, अभी बैठे हुए हैं कि रिजल्ट्स कब आएगा, होगा नहीं होगा। भाई अपनी तैयारी के लग जाओ, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है। चलो भाई, यही चीज़ है कि जब आपने डिसाइड कर लिया ना कि यू हैव टू गो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो आप रुकिए मत, अब ठीक है, अब रुकना नहीं है, ठीक है। आपको एक के बाद एक एग्जाम चलते रहते हैं, तैयारी करते रहिए। वो जो गीता में लिखा गया है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, तो भाई कर्म ही कर सकते हैं आप यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स की लाइन में, ठीक है। आप ये सोच ही नहीं सकते कि यार मेरा, आप जैसे अभी भाई बता रहे हो आपकी कांस्टेबल वाले बैठे हैं कि भाई रिजल्ट कब आएगा, यार अगले सीईटी पे फोकस करो, रिजल्ट आएगा तब आ जाएगा, तुमने अपनी साइड का सब कर दिया ना, अब आपके हाथ में बचा गया है। तो बैठ के टाइम वेस्ट मत करो, अपना आगे तैयारी करो। और कांस्टेबल क्या सारी उम्र कांस्टेबल ही रहोगे क्या? सही बात ठीक है, आगे तो भी आगे बढ़ने की सोचो, क्योंकि अब वो जमाने गए कि यार ठीक है, आपने एक जॉब छोटी सी ले ली और आपने पूरी जिंदगी उसी में निकाल दी, ठीक है। अब आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा, ठीक है, आपको ग्रो करते रहना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली। आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते अपनी अचीवमेंट्स के साथ। अगर आप सेटिस्फाई हो जाओगे तो कहीं ना कहीं चीजें नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगी, आप डिक्रीज ही होते चले जाओगे। इससे इसका ये भी मतलब नहीं है कि सौरभ भाई कि आपको खुश नहीं रहना है, ठीक है। आपके पास जो है उसको एंजॉय करो, बट ऊपर बढ़ने की कोशिश करो। अदरवाइज अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे और आपको तो डिप्रेसिंग भी हो सकता है थोड़ा सा, उस चीज को भी एंजॉय करो, बट ऊपर बढ़ने की कोशिश भी करो। क्योंकि एक चीज मैंने पढ़ी थी कहीं ना कहीं कि ईदर यू ग्रो और यू डिग्रेड, ठीक है। आप स्टेबल नहीं रह सकते कहीं भी। आपको लगता है कि आपका यही लेवल हमेशा रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। या तो आप ग्रो ही कर रहे हैं या फिर आप डिग्रेड ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप ग्रो नहीं कर रहे होते तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं डाउनग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, ठीक है। देन आपने अभी एक्सरसाइज का आपका रिजल्ट आया एंड देन आफ्टर ऑल थिंग्स आर सेट। मैं इसमें अपना रिजल्ट का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। बिल्कुल। कि रिजल्ट
आना था, मतलब मार्च के एंड में आना था। रिजल्ट की उन्होंने डेट दी थी, एक्सपेक्टेड था कि होली से पहले रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। तो सभी लोग यही सोच रहे थे कि होली बढ़िया बनेगी, ठीक है। तो होली आने वाली थी, सबको ये था कि यार होली की छुट्टियों से पहले रिजल्ट आएगा। हम लोग पूरा दिन फ़ोन पे साइट को चेक कर रहे थे, एसएससी को। दोस्त लोग जो जिनका होना था वो भी कॉल कर रहे थे, मतलब बड़ा ग्रुप सा बन जाता है कि 10-12 लोगों का कि भाई क्या होगा, और डेली वही डिस्कशन कि यार ये पोस्ट इतने नंबर पे मिल जाएगी, ये पोस्ट इतने नंबर कि यार मतलब लोकेशन क्या मिलेगी या पोस्ट कौन सी मिल सकती है, सीएसएस मिलेगी नहीं मिलेगी, एक्साइज चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस थी। हाँ, तो बड़ा एक एंक्सियस सा माहौल था, जो मूवी में होता है ना कि एक वो बन जाता है कि सस्पेंस टाइप, ठीक है। हाँ, तो अब होली भी आ गई यार, पता है रिजल्ट नहीं आया, हम लोग भाई फिर वही डिप्रेस। हमारी तो होली इतनी अच्छी गई नहीं, हमें तो रिजल्ट का इंतजार था, ठीक है। तो मार्च पूरा निकल गया, फ़ोन कर रहे हैं, पता है वीडियो ऑडियो कॉल्स वायरल हो रही हैं, एसएससी स्टाफ से बात कर रहे हैं कि रिजल्ट कब देंगे, और वो कह रहे हैं कि आज शाम को दे देंगे, कल शाम को दे देंगे, ठीक है। तो ठीक है, चल रहा था, मतलब आप कह सकते हैं कि वो 2-3 दिन किसी ने कुछ नहीं करा होगा, जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे वो सिर्फ उन्हीं ऑडियो कॉल को सुन रहे थे, बच्चों की चैट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। फिर फाइनली 1 अप्रैल को रिजल्ट आया, और मैं मेरे ताऊ जी के घर पे था। और जैसे ही मैंने देखा कि रिजल्ट आ गया, मैं घर से बाहर निकला, पीडीएफ डाउनलोड करी। सबसे पहले यही चेक करा कि भाई नाम है लिस्ट में, नहीं है, ठीक है। रोल नंबर मैंने याद थे कि यार ये मेरा रोल नंबर है, तुरंत रोल नंबर को डाला, सर्च करा, और जैसे ही देखा कि नाम है, फिर पोस्ट कोड देखा B23, और फिर जाके चेक करा B23 एक्साइज इंस्पेक्टर। तो भैया बस वहीं पे आवाज़ लगा, इंस्पेक्टर बन गया, ठीक है। और घर वाले निकल के आए, मोहल्ले वाले भी देख रहे कि क्या हुआ। और फिर जैसे ही बताया कि रिजल्ट आ गया और इंस्पेक्टर एक्साइज इंस्पेक्टर बने, तो भैया खुशी की लहर। घर वालों ने हर रिश्तेदार को फ़ोन कर दिया कि भाई लड़का लग गया है, फाइनली जो सोचा था वो मिल गया लड़के को। मतलब जो जर्नी एक स्टार्ट हुई थी अप एंड डाउन के बाद फाइनली, क्योंकि देखो जब ग्रुप डी में आप पहुंचते हो ना, और आप नेवी की जॉब छोड़ चुके होते तो, और फिर आप लोगों को बताते हो कि मेरा अच्छा जा रखा है, मेरे को 4600 ग्रेड पे जॉब मिल जाएगी, लेकिन उस 2 साल के दौरान घर वाले रिश्तेदार, पता है लोग, आप बता ही नहीं सकते कि आप, पता है आपका एग्जाम क्लियर है, लोग डाउट करेंगे कि यार देखिए पोस्ट क्या लग रहा है और बातें कैसी कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है चुप रह के काम करने का समय, ठीक है। यहाँ पे आप बता सकते ही नहीं हो, ठीक है। चुपचाप हमने काम किया, किसी को कुछ बताया नहीं क्या चल रहा है। और फाइनली जब रिजल्ट आया तो ऑफिस में भी सबको भैया बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। सारे दोस्त, सारे रिलेटिव्स की यार बढ़िया करा, नेवी की नौकरी नहीं करी कि आज तुम ऑफिसर लेवल से लग रहे हो सीधा, ठीक है। तो फिर वो जो थोड़ी नेगेटिविटी बनी थी वो उल्टी डबल पॉजिटिविटी के साथ ली गई कि यार जब आपको आपका गोल क्लियर है तो मेहनत करने दो बच्चों को। वो एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट हुआ, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो फाइनली बढ़िया रहा सब। तो भाई एक जर्नी जो मतलब कहीं ना कहीं नेवी से स्टार्ट हुई, देन ग्रुप डी ज्वाइन किया 2 साल ग्रुप डी करने के बाद, लेकिन मेहनत इन्होंने अपनी जारी रखी, कंटिन्यू रखी, और फाइनली इनको एक अपनी ड्रीम जॉब एक्साइज इंस्पेक्टर मिली। और कहीं ना कहीं अभी भी ये मेहनत कर रहे हैं, अभी भी वहाँ तैयारी कर रहे हैं और अपनी अच्छी जॉब्स को अचीव करने के लिए। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम से पढ़ते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि भाई अच्छे स्कूलिंग हुई है, बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा है, डीपीएस से पढ़ा है, देन एक्साइज इंस्पेक्टर बनना ही था। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके साथ भाई फैमिली बैकग्राउंड भी, पापा फोटोग्राफर थे और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी, खुद अपनी मेहनत पे दम पे सब कुछ किया है ना। तो आप कर सकते हैं तैयारी, जिन्होंने ठान लिया वो करके रहेगा। और लास्ट में संदीप भाई से मैं कुछ मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए सौरभ भाई, मैं यही कहूँगा कि यार जो हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वी ऑलमोस्ट ऑल बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। तो दिक्कतें बहुत आने वाली हैं, पर तुम्हें डटे रहना है, ठीक है। मेहनत करते रहना है। और मैंने जिन लोगों को देखा ना, जिन्होंने सीरियसली मेहनत करी है, उन सब ने गवर्नमेंट जॉब निकाली है, ठीक है। जिसकी नहीं निकली तो हो सकता है 1-आध% सिंसियर रहे होंगे, किस्मत का फैक्टर नहीं चला, बट 99% लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिली है और मिलती ही है। और ऐसा नहीं कि एक ही मिलती है, बहुत मिलेंगी। जब आपको मिलना स्टार्ट होगा ना यार आपकी मेहनत का फल, तो कंटिन्यूसली मिलता ही जाएगा। एक के बाद एक एग्जाम बैक टू बैक क्लियर होंगे और आप भी कहेंगे ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए कि यार जब तुमने इतना बड़ा, वही है, जब भूलने लगो ना कि यार मतलब तैयारी ढीली पड़ने लगे, तो रिमेंबर दोज डेज कि आपने क्या सोच के शुरू किया था, आपके क्या गोल्स थे कि घर वालों को यार ये खुशी देंगे, ये वो करेंगे, तो उनको याद कर लीजिए और दोबारा उसी एनर्जी के साथ, उसी एंथुजियाज्म के साथ शुरू कर दीजिए। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप सोचते हो कि थोड़ी मेहनत में चल जाएगा, नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। आज आपको 200% देना पड़ेगा। यू थिंक कि इधर 90%, 95% में अपना दूं, बिल्कुल भी नहीं, 200% आपको देना ही पड़ेगा। कंप्लीटली एंगेज होना पड़ेगा तैयारी में, ठीक है। मेंटली हर तरह से आपको तैयारी में ही रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग कि हाँ भाई बस अब करना है तो करना है। दूसरा एक ये चीज कि यार पता, आप एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, दैट्स फाइन, ठीक है। हाँ, उसी की
तैयारी कीजिए, बट पैरेलली दूसरे एग्जाम भी दीजिए, क्योंकि हो सकता है यार आपका उस एग्जाम में उस दिन एग्जाम बिगड़ जाए, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो, बट प्रीलिम्स में कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम में गड़बड़ आ गई, आपके 10-15 मिनट खराब हो खराब हो गए, जाते हैं। तो उसके चक्कर में आपके 2-3 साल खराब ना हो, तो पैरेलली दूसरे एग्जाम्स भी दीजिए। और भाई कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं है, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, तो हर फॉर्म को भरिए और तैयारी कीजिए, और कोई जॉब मिल रही है तो उसको लेके पैरेलली तैयारी कीजिए, क्योंकि मिडिल क्लास के पास यार ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आपको अपना बेस बना के साथ के साथ तैयारी करना पड़ेगा। तो ये भी आपके पास एक मतलब है कि आप फॉर्म भरिए और लगे रहिए। तो आने वाले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे भाई के साथ, अपने संदीप कंवर जी के साथ। मैं बताऊंगा कि मेरी इंग्लिश की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मैं एक मतलब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के मेरी इंग्लिश इतनी गंदी थी सौरभ भाई कि किसी ने बताया कि इंग्लिश मूवीज देखिए, उससे आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी, ठीक है। तो मेरी पहली मूवी जो मैंने इंग्लिश मूवी देखी थी वो ट्रांसफॉर्मर करके मूवी थी, और मेरे को ट्रांसफॉर्मर का मतलब नहीं पता था कि यार इस मूवी का मतलब क्या है, और पूरी मूवी देखने की कोशिश करी, कुछ समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो वहां से लेके सीजीएल के मेंस में 186 मार्क्स तक की जर्नी, कि कैसे मैंने भाई वोकैब को सुधारा, कैसे मैंने ग्रामर को सुधारा, तो वो सब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियोस, कैसे इन्होंने अपनी मैथ को प्रिपेयर किया, कैसे इंग्लिश को प्रिपेयर करा, जीएस कैसे इन्होंने तैयार करी, रीजनिंग पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, प्रीलिम्स में किस तरह से अटेम्प्ट रेट को ज्यादा रखना क्यों चाहिए, क्यों जरूरी, हर चीज तो आपके जो भी डाउट्स आप कमेंट कर दें, आने वाली वीडियोस में कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ, और भी काफी अच्छी वीडियो आने वाली है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। देन थैंक्स फॉर